Good afternoon to all of you. Myself Dr. Rajkumari Batham, Assistant Professor of Zoology in Bharati College. Today I discuss about general awareness of mucormycosis and 2DG drug. म्यूकोरमाइकोसिस आखिर होता क्या है, ये किस प्रकार की डिसीज़ है। म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस किस तरह से प्रोड्यूस होती है और ये क्या है। जैसे कि आजकल आप लोग बहुत ज़्यादा म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में सुनाई दे रहा है। आप लोग न्यूज़ पे देखते हैं, पेपर में देखते हैं, तो आप लोगों को इसके बारे में पता चला है। लेकिन ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये पहले भी होती थी और ये एक सीवियर और रेयर फंगल डिसीज़ है। मतलब कि ये बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी है, क्योंकि इसका मोर्टेलिटी रेट जो होता है, मृत्यु दर जो होती है वो 50% होती है। यानी कि जो जिनमें भी ये होती है उसमें से अगर 100 लोगों को म्यूकोरमाइकोसिस हुआ है तो उसमें से 50 लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इसका मोर्टेलिटी रेट जो है वो 50% है। ठीक है। अब ये जो पहले इसको जाइगो माइकोसिस के नाम से जाना जाता था। ठीक है। अब ये जो इन्फेक्शन होता है ये फंगल के कारण होता है। फंगल यानी कि फफूंद, जैसे कि आप लोगों के घर में भी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे फूड मटेरियल्स में कभी कभी फफूंद आ जाती है। तो वो जो वाइट फफूंद दिखाई देती है वही क्या होती है, फंगस कहलाती हैं। अब जो यहाँ पर आप लोग दो डायग्राम देख रहे हैं, इसमें जाइगो माइकोटा जो है ये एक कॉमन फंगस है और दूसरी तरफ आप लोगों को म्यूकोरमाइसिटिस फंगस दिखाई दे रही है। ये जो फंगस है म्यूकोरमाइसिटिस, ये माइकोसिस को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये जहाँ पर भी इन्फेक्टेड है एरिया को इसने ब्लैक कर दिया है। इसलिए अदरवाइज इसका जो कलर होता है इस फंगस का वो वाइट होता है। लेकिन जब ये इन्फेक्शन कर देती है किसी भी ऑर्गन को, तो उस पर्टिकुलर ऑर्गन पे जहाँ पर इसका इन्फेक्शन होता है तो उतने एरिया को ये काला कर देती है, जिसके कारण इसका नाम ब्लैक फंगस रखा गया है। अब आप लोग इसी डायग्राम में देखिए, दोनों में छोटे छोटे आप लोगों को दाने जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। तो ये स्ट्रक्चर जो होती है इनको कहते हैं स्पोर्स। ये हवा के माध्यम में हमारे इन्वायरमेंट में फैल जाते हैं, चारों तरफ हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। मतलब जब हम सांस लेते हैं या ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं या हमारे हाथों पर जब ये लगी हुई स्पोर्स लगे होते हैं तो हम उसी हाथों से भोजन कर लेते हैं, या किसी फ्रूट के ऊपर ही अगर ये फंगस है और उसको हम लोग ले लेते हैं तो उसके माध्यम से इन चीज़ों के माध्यम से ये हमारी बॉडी के अंदर पहुंचती है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि ये रेयर है, तो ये रेयर क्यों है और बॉडी के अंदर जाने के बाद भी ये हर किसी को इन्फेक्शन क्यों नहीं पहुंचाती है, तो उसका सीधा सा कारण है हमारी इम्यूनिटी। अगर जिन भी बंदों के एक्चुअल में क्या होता है कि जब कोई भी वायरस, बैक्टीरिया या फंगल स्पोर्स हमारी बॉडी में पहुंचते हैं या उनको हम फॉरेन पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं, तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स अगर हमारी बॉडी शरीर के अंदर जाते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारे शरीर के अंदर एक प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम है, जो हमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, हमें बचाता है। तो जैसे ही कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है और वो काम करना शुरू करता है और उसके अगेंस्ट में जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में इंटर किया है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का निर्माण करता है, और वो एंटीबॉडी उस वायरस या बैक्टीरिया या जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी के अंदर गया है उसको किल कर देती है। ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होगी तो ही हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं। दूसरा, जिन लोगों की वीक इम्यूनिटी होती है उनमें ये इन्फेक्शन बहुत इजीली हो जाता है। तो हम जो बात कर रहे हैं कि ये रेयर व्यक्तियों में होता है, रेयर डिसीज़ है, तो ये रेयर क्यों है, म्यूकोरमाइकोसिस रेयर क्यों है, क्योंकि ये क्या होता है, जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है ये उन पर अटैक करती है, उनकी बॉडी में जाकर अपनी ग्रोथ को इंक्रीज़ कर लेती है। ठीक है। तो उनमें ग्रोथ करने लगती है और इन्फेक्शन फैलाती है। तो ऐसे बंदे जो पहले से ही बीमार हैं, ठीक है, और उस पर भी सोने पे सुहागा, अगर उनको अभी कोविड हो गया हो तो कोरोना के कारण उनकी इम्यूनिटी पहले
कि और अब कोरोना की बीमारी के कारण उनकी इम्यूनिटी और ज़्यादा वीक हो जाती है। तो HIV पेशेंट या एड्स से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं उनमें, उन मरीजों में ये फैलने का खतरा ज़्यादा होता है, क्योंकि HIV और एड्स के जो मरीज होते हैं उनमें क्या होता है कि HIV जो वायरस है, ये वायरस सीधे हमारे इम्यून सिस्टम को टारगेट करता है, उसको धीरे धीरे उसकी सेल्स को ख़त्म करना स्टार्ट करता है। इसलिए इसके व्यक्तियों में ब्लैक फंगस का जो इन्फेक्शन होता है उसका डर होता है। दूसरी कैंसर के पेशेंट और ऐसे कैंसर पेशेंट जो कि जिनकी कीमोथेरेपी पे हैं, जो ठीक है, क्रोनिक किडनी डिसीज़, यानी कि अगर किसी की दोनों किडनियाँ फेल हो गई है तो वो ऐसे पेशेंट क्या होते हैं, क्रोनिक किडनी डिसीज़ के अंतर्गत आते हैं। ट्रांसप्लांट यानी कि प्रत्यारोपण, जब किसी बॉडी में, जैसे कि अभी मैंने बताया, किसी की अगर दोनों किडनियाँ ख़राब हो चुकी हैं तो कोई अदर व्यक्ति अगर उनको किडनी डोनेट कर दे तो उसकी बॉडी से, उस डोनर की बॉडी से किडनी को निकाल कर उस बीमार व्यक्ति की बॉडी पर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, तो भी हमारी इम्यूनिटी पर इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब ये जो है इनको तो रिस्क है, लेकिन हाईली रिस्क पर कौन है अभी फ़िलहाल में? डायबिटीज़ और प्री डायबिटिक व्यक्ति, वो हाईली रिस्क पर है। क्यों? क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनका अगर शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होता है तो उनकी बॉडी में ब्लैक फंगस जो होता है बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगता है। क्यों? क्योंकि जो फंगस होती है उसको जो एनर्जी मिलती है वो ग्लूकोज के कारण मिलती है, और डायबिटीज़ के पेशेंट का जो ग्लूकोज लेवल होता है वो बढ़ा हुआ होता है। ठीक है, मिस यूज़ ऑफ स्टेरॉइड। अब स्टेरॉइड की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, अभी आप लोग देख रहे हो कि कोरोना चल रहा है तो स्टेरॉइड एक ऐसी मेडिसिन हैं जो कि क्या कहते हैं, कोरोना के इलाज के लिए उपयोगी है, लेकिन ऐसे मरीजों को स्टेरॉइड दिए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जिनमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, जो हॉस्पिटलाइज हैं, जो कि क्या कहते हैं, जिनको ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसे पेशेंट को स्टेरॉइड दिया जाता है। लेकिन प्राइमरी लेवल पर ही कोरोना के इलाज के लिए अगर कोई स्टेरॉइड लेना शुरू करता है और लंबे समय तक लेता है तो उसके कारण भी रिस्क बढ़ जाता है उन पेशेंट में भी। इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? देखिए, अभी जब से ये पैंडेमिक कोविड-19 पैंडेमिक आया है तब से हमारे यहाँ पर एक चीज़ है कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए, तो उसके लिए हम लोग कई चीज़ें ले रहे हैं, तो उसमें से जिंक भी एक है। तो जिंक की अधिक मात्रा के कारण भी इसका इन्फेक्शन बढ़ सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसके द्वारा होता है, लेकिन इसका इन्फेक्शन बढ़ सकता है। दूसरा, जो कोविड के पेशेंट हैं और वो रिकवर हो चुके हैं उनमें 1 मंथ के बाद भी ये बहुत सारी जो है इसके ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन का डर खतरा बना रहता है 1 महीने तक। ठीक है, क्योंकि उनका इम्यून पावर क्या होता है, पहले से कम हो चुका होता है और उसको अपनी बॉडी को रिकवर करने के लिए एक टाइम पीरियड की आवश्यकता होती है, और उस टाइम पीरियड में अगर कोई बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो वो और तेज़ी से बढ़ता है। अब जो कोविड पेशेंट होते हैं और रिकवर होने के बावजूद भी उनमें इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा डेवलप क्यों नहीं क्यों रिड्यूस हो जाती है, क्यों कम हो जाती है? एक्चुअल में जो कोरोना के पेशेंट होते हैं और जब वो गंभीर हालत में होते हैं और उनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है तो वो इसलिए हॉस्पिटलाइज किया जाता है कि उनका जो इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल चुका है। अब क्योंकि ये हमारे लंग्स को इफ़ेक्ट करता है, तो ये क्या करता है कि लंग्स की सेल में जाकर कोशिकाओं में, मतलब लंग्स की जो एल्वेलाई होती है उसको इन्फेक्ट करता है, तो उस टाइम पे यहाँ पर इन्फ्लामेशन की रिएक्शंस होती है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होती है, इन्फ्लामेशन की प्रोसेस होती है। ये एक इम्यून रिएक्शन का एक पार्ट होता है, मतलब जैसा जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के कारण रिएक्ट करता है। ठीक है, तो वो रिएक्ट करता है तो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन जो होती है तो उसके कारण जो सेल है उसमें बहुत सारा फ्लूइड भर जाता है, जिसको हम लाइकली साइटोकाइनेस निकलता है, और ये साइटोकाइनेस क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है ओवर रिएक्ट कर रहा है तो वो फ्लूइड बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है और हमारी जो लंग्स की एल्वेलाई होती है उनमें ये भर जाता है, जिसके कारण इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो,
क्योंकि मेम्ब्रेन क्या होती है, परमिएबल होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, तो ग्लूकोज इजीली डिफ्यूज़ होकर ब्लड में जा सकती हैं। तो उसका जो परमिएबिलिटी कम ख़त्म होने के कारण ऑक्सीजन हमारी एल्वोलाई से ब्लड में जाना बंद हो जाती है। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन ब्लड में जाना बंद हो गई तो क्या होगा, हमारा ऑक्सीजन, बॉडी का ऑक्सीजन लेवल गिरेगा। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन लेवल को ठीक करने के लिए हमें पहले हमारे लंग्स को ठीक करना होगा। तो हमें हमारी जो ओवर एक्टिविटी है किसकी, इम्यून सिस्टम की, उसको रिप्रेस करना होगा। इसके लिए क्या दिए जाते हैं, स्टेरॉइड दिए की दवाइयाँ दी जाती है, मेडिसिन दी जाती है। स्टेरॉइड जो होता है हमारी बॉडी में जाकर इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को रिप्रेस करता है, कम कर देता है। ठीक है, तो उसको कम करने के साथ साथ दूसरा, तो अगर हमारी इम्यून सिस्टम रिप्रेस होगा तो हमारी इम्यूनिटी ऑब्वियसली कम होगी। ठीक है, दूसरा, जो स्टेरॉइड होते हैं ये क्या करते हैं, हमारी शरीर में शुगर के लेवल को बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये इंसुलिन हार्मोन के विपरीत काम करते हैं। जिस तरह हमारी बॉडी में जो ब्लड में जो शुगर होती है उसके यूज़ के लिए सेल उसको यूज़ कर सके, उसके लिए क्या ज़रूरी होता है, इंसुलिन ज़रूरी होता है। इंसुलिन उनको कोशिकाओं में पहुंचाने का काम करता है। तो जब ब्लड में इंसुलिन की मात्रा पहले से ही डायबिटीज़ पेशेंट में कम होती है और उनको कोविड होने के बाद स्टेरॉइड दिया जाता है तो शुगर लेवल उनका पहले से बढ़ा हुआ होता है। ठीक है, और स्टेरॉइड के कारण शुगर लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये इसके कारण भी और क्या होता है कि ये जो शुगर है वो कोविड पेशेंट या जो ब्लैक फंगस है, फंगस जो होती है उसके लिए एनर्जी सोर्स का काम करता है। जिस भी सेल में जाता है तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उस एनर्जी को ये फंगस क्या करती है, यूज़ करती है और अपनी ग्रोथ को बढ़ाती है। ठीक है, इसीलिए स्टेरॉइड का कम से कम यूज़ होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, नॉन स्टेलाइज ट्यूब। अब आप लोग देखिए, नॉन स्टेलाइज ट्यूब कहाँ पर यूज़ होती है, जब कोई बहुत ज़्यादा बीमार होता है तो उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है और ऑक्सीजन लेवल पर, ऑक्सीजन का लेवल उनकी बॉडी में कम होने लगता है तो उनको ऑक्सीजन दी जाती है, जैसे कि कोविड पेशेंट को दी जा रही है। तो उस टाइम पे वो ऑक्सीजन किसी भी मरीज की मुंह तक पहुंचाने के लिए ट्यूब का यूज़ किया जाता है। तो वो ट्यूब, या कोई पेशेंट इतनी हालत उसकी ख़राब है, बहुत ज़्यादा सीरियस है, ताकि वो फूड भी नहीं ले पा रहा है, खाना भी नहीं रहा है, तो नलियों के द्वारा, ट्यूब्स के द्वारा उनको फूड दिया जाता है। तो वो जो ट्यूब्स होती हैं वो स्टेलाइज होनी चाहिए प्रॉपरली, वो भी एक कारण हो सकता है। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन, एक्चुअल में क्या होता है कि मेडिकल में जो ऑक्सीजन सिलेंडर प्रिपेयर यूज़ किए जाते हैं, जो उसकी ऑक्सीजन जो यूज़ की जाती है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉपरली प्योर फॉर्म में होती है, स्टेलाइज फॉर्म में होती है और बहुत हाइजीनिक कंडीशन में उनको प्रिपेयर किया जाता है। लेकिन अगर हम इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की बात करें तो वहाँ पर हाइजीन का इतना प्रॉपर ध्यान नहीं रखा जाता है। तो अभी कुछ वीक पहले हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा क्या हुई थी, समस्याएं उत्पन्न हुई थी, बहुत ज़्यादा उसकी शॉर्टेज चल रही थी। तो किसी भी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सिलेंडर का भी यूज़ किया गया है इसको ऑक्सीजन देने के लिए मरीजों के लिए, तो वो भी एक बड़ा कारण है। टेप वाटर फॉर ऑक्सीजन ह्यूमिडिफिकेशन यानी कि जो सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर जो होते हैं उनमें एक ह्यूमिडिफायर लगा होता है ताकि जो ऑक्सीजन दी जा रही है उसमें एक नमी बनी रहे। ठीक है, तो ह्यूमिडिफायर में वाटर की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम टेप वाटर का यूज़ करते हैं तो उसको हम इतना हाइजीनिक नहीं कह सकते हैं। ठीक है, इसलिए उस टेप वाटर के कारण भी क्या होता है, इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। टोसिली जुम टोसिलीजुमेब एक मेडिसिन है जो कि कोविड पेशेंट को दी जा रही है। इसके भी इफ़ेक्ट जो है ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन में कहीं ना कहीं मदद करते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। ओके, अगर देखिए, ये तो हम लोगों ने बात की कि किन किन लोगों में ये रिस्क हो सकता है और किनको किस तरह से ये किस कारणवश ये कॉज हो रही है। ठीक है, तो अगर किसी को इन्फेक्शन होता है तो उसमें कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो वो सिम्टम्स क्या हैं, देखिए, यूनिलैटरल हेडेक। अगर ब्लैक फंगस जो होता है ये जब फंगस के स्पोर्स जो होते हैं ये हमारी नाक या मुंह
मुंह के थ्रू ही हमारी बॉडी के अंदर इंटर करते हैं, या आंखों के थ्रू भी कभी कभी कर सकते हैं, के द्वारा भी। तो इनका इन्फेक्शन चेहरे पे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो यूनिलेटरल हेडेक, अगर इसका इन्फेक्शन हुआ है तो आधा सिर का दर्द चालू हो जाता है, हमारी आधी बॉडी पर पेन होने लगता है। यूनिलेटरल का मतलब होता है हाफ, एक साइड। ठीक है, पूरे एक साइड पर पेन होने लगता है। यूनिलेटरल नंबनेस का मतलब होता है सेंसेशन का चला जाना, मतलब फील नहीं होना। अगर मैंने आपको टच किया है तो अगर आपको फील नहीं हो रहा है कि मैंने टच किया है, या कोई आपको मार रहा है तो उसकी भी वो भी फील नहीं हो रहा है, मतलब वो नंबनेस है, सुन्न हो गई है बॉडी। तो आधी बॉडी अगर आपकी सुन्न हो जाए। पेन एंड लूजिंग ऑफ टीथ जो हमारे दांत होते हैं, अगर उनमें दर्द होना शुरू हो और धीरे धीरे वो क्या हो जाए, ढीले पड़ना शुरू हो जाए। ठीक है, स्टफिंग नोज, हमारी नाक में सांस लेने में ऐसा लगता है कि कुछ नाक में फंसा हुआ है। ठीक है, ब्लैक कस्टिंग का मतलब होता है अगर नाक में कुछ ब्लैक सब्सटेंस जमा हुआ हो। ठीक है, ब्लैक डिस्चार्ज, या नाक से कुछ द्रव, काला काला द्रव निकल रहा हो। ठीक है, या हमें ब्रीथिंग यानी कि सांस लेने में तकलीफ हो रही हो। ब्लड टिंग्ड नेज़ल डिस्चार्ज, यानी कि नाक से खून का बहना, अगर हमारी नाक से खून निकल रहा है, या फिर हमारे आधे फेस पर क्या हो रही है, स्वेलिंग हो रही है कंटिन्यूशन में, उस पर सूजन आ रही है। ठीक है, आइस और नोज़ के आसपास स्वेलिंग हो रही है। ठीक, हमें देखने में दिक्कत हो रही है, जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो तो धुंधला दिखाई दे रहा है, ब्लर दिखाई दे रहा है, या उसकी इमेज दो दो बन रही है, डबल डबल बन रही है। जैसे कि ये हाथ है, अगर मैं देख रही हूँ तो ये अगर दो दिखाई दे, डबल दिखाई दे, तो क्या होगा कि हमारा विज़न क्लियर नहीं है। ठीक है, लॉस ऑफ आइस मूवमेंट, जब हमारी आंखें हम घुमाते हैं तो अगर नॉर्मल घूमती है तो ठीक है, अगर उसमें कोई दिक्कत आती है मूवमेंट में, आंखों के मूवमेंट में, तो ये सारे इसके लक्षण हो सकते हैं। आप, क्योंकि मैंने जैसा बताया आइस, नोज़ और फेस में इसका इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होता है, तो आपके माउथ की जो कैविटी होती है उसमें, जॉस में, टीथ में जो होते हैं इन्फेक्शन फैलता है, तो ये ब्लैक आपके टीथ में दिखाई देते हैं। ठीक है, आँखें में अगर इन्फेक्शन होता है तो आँखों का में के आसपास सूजन आती है। हमारे चेहरे पे इन्फेक्शन हो रहा है, नाक के थ्रू हो रहा है, तो नेज़ल में इसका इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो ये इसके कारण क्या होता है, हमारे चेहरे पे स्वेलिंग आने लगती है, दर्द, पेन होने लगता है। इसके अलावा खून की उल्टी होना और हमारा मानसिक संतुलन का डिस्टर्ब होना, ये सब इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। और ये सिम्टम्स अगर आपको दिखाई देते हैं, आपके घर में कोई आसपास कोविड पेशेंट रहा है और वो रिकवर होकर घर आया है, और उनमें अगर इस तरह के कोई भी सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं, तो तुरंत आप लोग हॉस्पिटल में किसी न किसी डॉक्टर को जाकर दिखाइए। ठीक है, तुरंत जाकर हॉस्पिटल में डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। देखिए, अगर ब्लैक फंगस होता है तो डॉक्टर जो टेस्ट रिकमेंड करते हैं वो मेनली होते हैं एंडोस्कोपी, बायोप्सी और एमआरआई। एंडोस्कोपी क्या होती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो एक मॉनिटर से अटैच होता है और उसको नाक के अंदर डाला जाता है, और उसको जब नेज़ल के अंदर डाला जाता है तो उसका एक इमेज जो होता है वो मॉनिटर पर दिखाई देता है। उस इमेज को फॉलो करते हुए फिर क्या किया जाता है, बायोप्सी की जाती है। वहाँ से अगर इन्फेक्शन है तो उस एरिया से कुछ पार्ट, इन्फेक्टेड एरिया का कुछ पार्ट निकाल कर उसको एग्ज़ामिन किया जाता है, ताकि, और ये टेस्ट जो होती है वो आधे घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाता है, और आधे घंटे में आपको पता चल जाता है कि आपकी बॉडी में ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन है या नहीं। या फिर एमआरआई के थ्रू भी इसका टेस्ट लगाया जाता है, और रेयर केसेस में, बहुत कम केसेस में सीटी स्कैन और एक्सरे का यूज़ किया जाता है ना। अगर हम लोग किसी भी बीमारी की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले उसका प्रिवेंशन के उपाय करने चाहिए कि हम लोग उससे किस तरह से बच सकते हैं।
तो देखिए ब्लैक फंगस भी एयर में है, तो जो भी व्यक्ति की इम्यूनिटी कमज़ोर है या नॉर्मल व्यक्ति को भी अभी जिस तरह का माहौल चल रहा है उसको देखते हुए हमें क्या करना चाहिए, डबल मास्क का यूज़ करना चाहिए। बाहर निकलते टाइम आपको डबल मास्क पहनना है ताकि उसके स्पोर्स हमारी बॉडी के अंदर इंटर ना हो, हम इनहेल करें या खाने के थ्रू हमारे शरीर के अंदर ना जाए। दूसरा, हम लोगों को क्या कहते हैं, शूज़ पहनने चाहिए और लंबी स्लीव्स वाले कपड़ों का यूज़ करना चाहिए, वियर करना चाहिए। ठीक है, लॉन्ग स्लीव क्लॉथ वियर करने चाहिए। और कहीं आप बाहर जा रहे हैं तो आने के बाद वार्म जो वाटर होता है, यानी कि लुक वार्म जो वाटर होता है उससे आप नहाइए, ठंडे गुनगुने पानी से नहाइए। ठीक है, अब हम जब ब्लैक फंगस का जो मैनेजमेंट होता है वो कुछ हद तक हम मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में कर कर, जैसा कि मैंने बताया डायबिटीज़ के पेशेंट को इसका रिस्क ज़्यादा होता है, तो उनको क्या होता है, हाई रिस्क पर होता है डायबिटिक पेशेंट, तो उनको अपना ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है उसको कंट्रोल करके रखना चाहिए और समय समय पर उसका टेस्ट लगवाते रहना चाहिए। और किसी को ब्लैक फंगस वाकई में इन्फेक्शन पाया जाता है तो अगर वो कोई स्टेरॉइड ले रहा है तो उसको पूरी तरह से आप बंद कर दीजिए। तीसरा, हाइड्रेट, हमारी बॉडी को पूरी तरह से हाइड्रेट रखिए, पानी उसमें होना चाहिए। ठीक है, अगर हमें पानी की कमी होती है तो भी दिक्कतें होने लगती हैं। हम जो ऑक्सीजन पर अगर कोई पेशेंट है तो उसको अगर ऑक्सीजन लग रहा है तो उसमें लगे हुए जो ऑक्सीजन सिलेंडर पर जो ह्यूमिडिफायर लगा होता है उस पर स्टेलाइज वाटर का ही यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अब जिन लोगों में ब्लैक फंगस हो रहा है तो उनको जो ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं अभी प्रेजेंट में वो है लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी के इंजेक्शन लगाए जाते हैं कंटिन्यूशन में। जब तक पेशेंट हॉस्पिटलाइज है तब तक उनको एम्फोटेरिसिन बी के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ये एम्फोटेरिसिन बी करता क्या है, जो हमारी फंगस है, म्यूकोर माइकोसिस को प्रोड्यूस करने वाली म्यूकोर माइसिट जो फंगस है उसकी सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको क्या कर देता है, किल कर देता है, उसको तोड़ देता है। ठीक है, उसको ब्रेक कर देता है, जिससे कि वो सेल क्या होती है, डेथ होने लगती है, वो मरने लगती है, उसकी सेल की डेथ होने लगती है। धीरे धीरे ये जो दवाई है वो पूरी सब सेल्स के अंदर उसके ऊपर वर्क करती है और उन सबको धीरे धीरे क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। तो इस तरह से इसका इन्फेक्शन कम हो जाता है। उसके बाद डिस्चार्ज होने के बाद जो पेशेंट होते हैं उनको पेसाकोनाजोल दिया जाता है और ये करीब 3 से 6 महीने तक कंटिन्यूशन में उनको मरीजों को जो ब्लैक फंगस से ठीक हुए हैं उन मरीजों को लेना पड़ता है कंटिन्यूशन में। ठीक है, ये तो बात हुई कि भगवान ना करे किसी को ब्लैक फंगस हुआ है उसको सर्जरी तक पहुंचना पड़ा है। लेकिन अभी की कंडीशन में आप लोगों ने बहुत न्यूज़ पे सुना होगा किसी की आंख ख़त्म हो चुकी है, किसी के दांत को निकालना पड़ा है। तो ये सर्जरी इसका एंड, जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, आँख काम करना बिल्कुल बंद कर देती है, तो ऐसे हाई इन्फेक्शन में उस पर्टिकुलर एरिया को कट करके निकालना ज़रूरी हो जाता है ताकि वो इन्फेक्शन और ज़्यादा ना पहुँचे। तो उस पर्टिकुलर टिश्यू जिस पर ये इन्फेक्शन है उसको निकाल कर अलग कर दिया जाता है। ठीक है, तो हमने बात की अभी किसके ऊपर, म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में। अब हम बात करेंगे 2DG ड्रग। ये 2DG ड्रग क्या है, 2DG ड्रग का फुल फॉर्म है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, यानी कि ये ग्लूकोज का क्या कह सकते हैं कि उसी के समान दिखने वाला एक प्रोडक्ट है जो कि वायरस को बेवकूफ़ बनाने के लिए यूज़ किया जा रहा है, सीधी सी सामान्य लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो। 2DG कैसे वर्क करता है इसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि 2DG जो ड्रग है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, बनाया गया है। ये बनाया गया है न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस न्यू दिल्ली, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO एंड डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, इन तीनों के आपसी सहयोग से इस मेडिसिन को बनाया गया है। ये एक एंटी
कैंसर डिसीज़ भी है, क्योंकि कैंसर पेशेंट में इसको दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये ग्लूकोज के समान है, मतलब ग्लूकोज जिस तरह से पाउडर फॉर्म में आता है उसी तरह ये भी पाउडर फॉर्म में आती है और पेशेंट को ओरली दी जाती है। ये जो ड्रग है इसका यूज़ किसके लिए, जो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड कोरोना वायरस के जो पेशेंट होते हैं, जो कि हाईली रिस्क पर हैं, जो बहुत ज़्यादा रिस्की कंडीशन में पहुंच चुके हैं, उनको ये इसके डोज दिए जा सकते हैं। ठीक है, ये एक ऐसी ड्रग है, ये एक एक्यूमुलेटेड ड्रग है, मतलब कि ये पर्टिकुलर इन्फेक्टेड सेल को जाकर टारगेट करती है, उसमें जाकर उस सेल पर अपना वर्क करती है। अभी हम जैसे कि मैंने कहा डी ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोज के समान है, तो इसमें क्या चेंजेस करते हैं जो कि ये ग्लूकोज के समान है। देखिए यहाँ पर आपको डी ग्लूकोज और 2-डी-ऑक्सी डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए डी ग्लूकोज जो है एक 6 कार्बन यानी कि ग्लूकोज जो होता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। तो इसके जो रिंग होती है 6 कार्बन की, इस रिंग के सेकेंड कार्बन पर OH ग्रुप लगा होता है। इस OH ग्रुप से अगर हम ऑक्सीजन को निकाल दें तो यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन ग्रुप रह जाएगा, जैसे कि आपको दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है। तो ये ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 2DG ड्रग में। ठीक है, अब 2DG ड्रग इसको क्यों कहा जाता है, देखिए जो ग्लूकोज के सेकेंड कार्बन से हम किसको हटा रहे हैं, ऑक्सीजन को हटा रहे हैं, और हटा रहे हैं इसलिए इसको 2 यानी कि दूसरे कार्बन से, डी यानी कि हटाना, और किसको हटा रहे हैं, हम ऑक्सीजन को हटा रहे हैं, तो 2-डी-ऑक्सी डी ग्लूकोज के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करती है, देखिए हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो किसी न किसी पाथवे के थ्रू होती है, साइकिल के थ्रू होती है। ठीक है, तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन यानी कि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है हमारे शरीर में, उसमें ये ग्लूकोज यूज़ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सेल होती है ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये ग्लूकोज क्या करता है, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस करता है। ठीक है, और ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, पायरूविक एसिड में, और ये पायरूविक एसिड फिर आगे किसको कंटिन्यू करता है, ये जाता है किसमें, क्रेब्स साइकिल यानी कि TCA साइकिल या क्रेब्स साइकिल में जाता है। और क्रेब्स साइकिल में जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चले जाते हैं। तो इस तरह से कंटिन्यूशन में 1-2-3 अलग अलग साइकिल चलती हैं, और हमारी बॉडी में ये इन साइकिल्स के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जो भी हम फूड ले रहे हैं, जो भी हम लोग खाते हैं, अल्टीमेटली वो आगे चलकर किसमें, ग्लूकोज में, जो कार्बोहाइड्रेट हम ले रहे हैं या प्रोटीन हम लेते हैं, तो धीरे धीरे ये डाइजेस्ट होकर क्या होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। स्पेशली कार्बोहाइड्रेट तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जो प्रोटीन ले रहे हैं तो वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है। लेकिन जब ये हमारी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा अगर स्टोर रहती है, तो जब हमारी बॉडी में कोई सोर्स, ग्लूकोज का कोई सोर्स नहीं बचता है, तो प्रोटीन और जो फैट होते हैं ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं और इस साइकिल को चलाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, एक नॉर्मल ग्लूकोज जब होती है और सेल में पहुंचती है, तो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस एक प्रॉपर सीरीज में चलती है, जिसे ग्लूकोज जो होता है हेक्साकाइनेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आगे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। अपन पूरी साइकिल नहीं देखेंगे, अपन मेनली यहीं पर देखेंगे, क्योंकि जो 2DG है वो यहीं पर आकर इसको इनहिबिट कर देता है। ठीक है, तो देखिए ये तो नॉर्मल जो ग्लूकोज है उसकी बात करिए, लेकिन 2DG कैसे काम करता है। एक्चुअल में 2DG सेल में पहुंचने के बाद क्या करता है, ये 2DG हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में किसमें, 2DG6 फॉस्फेट यानी कि 2-डी-ऑक्सी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में तो कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ये जो बना हुआ 2-डी-ऑक्सी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ये आगे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये क्या करता है, इस साइकिल को यहीं पर इनहिबिट कर देता है, उसको रोक देता है, तो एनर्जी आगे प्रोड्यूस ही नहीं हो पाती। तो जिस भी सेल में ये 2DG जाता है वहाँ पर एनर्जी का प्रोडक्शन को क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है।
और अगर एनर्जी का प्रोडक्शन ख़त्म कर देता है, मेनली ये इन्फेक्टेड सेल में जाता है और वहाँ पर एनर्जी के प्रोडक्शन को बंद कर देता है, तो जो वायरस होता है उसको एनर्जी नहीं मिलती है, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। और एक तो ये कि ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है, वायरस की, तो भी इन्फेक्शन फैल नहीं रहा है। दूसरा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म बिना एनर्जी के कब तक सरवाइव करेगा, तो धीरे धीरे वो जो पर्टिकुलर वायरस वहाँ पर मौजूद है, जो इन्फेक्टेड जितनी एरिया को उन्होंने इन्फेक्टेड कर रखा है, तो वो भी क्या होते हैं, एनर्जी के अभाव में धीरे धीरे डेड होने लगते हैं, मरने लगते हैं पूरी तरह से, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, वहाँ से सेल फिर धीरे धीरे सही होने लगती है, इन्फेक्शन ख़त्म होने लगता है, ठीक। ये देखिए, जैसे कि ये 2DG आप लोग जो डायग्राम देख रहे हैं लेफ्ट साइड का, इसमें देखिए ये 2DG है, जो कि इन्फेक्टेड सेल को के अंदर पहुंचा, वहाँ पर वायरस को क्योंकि एनर्जी का प्रोडक्शन रुक गया है, तो वायरस अपनी ग्रोथ को नहीं कर पा रहा है, ठीक है, उसकी ग्रोथ पूरी तरह से रुक गई है। अब दूसरा देखिए डायग्राम आप कि धीरे धीरे क्या होता है, वह जो आपको पर्पल कलर के स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, ये दर्शा रहे हैं किसी भी सेल को, और जो वाइट है ये क्या दर्शा है, इसके इन्फेक्शन को। तो देखिए इसमें जब 2DG ड्रग दिया जाता है, तो जब सेल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करती है, तो धीरे धीरे इसकी क्या होती है, ग्रोथ रुक जाती है, और धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि आगे सेल क्या हो रही है, क्लियर हो रही है, मतलब क्या कर रहा है, ये उसको डेड कर रहा है, और सेल पूरी तरह से ठीक हो रही है। इसके अलावा जब हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, तो जो ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो किससे कंबाइंड होते हैं, ऑक्सीजन से कंबाइंड होते हैं आगे चलकर। तो जो ऑक्सीजन होता है, क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो ऑक्सीजन भी हम क्या हो रही है, कम यूज़ हो रही है, और ऑक्सीजन जब कम यूज़ होती है तो ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल का जो लेवल कम हुआ है वो वापस से क्या हो जाता है, इंक्रीज़ होने लगता है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो जो 2DG ड्रग है ये 42% ऑक्सीजन लेवल को क्या कर देती है, इंक्रीज़ कर देती है, ठीक। तो ये जो हमने अभी ये बात करी कि अभी जो ब्लैक फंगस या हम कहें कोरोना वायरस, ये सारी चीज़ें आई कहाँ से, एक्चुअल में क्या हुआ है कि हम लोगों ने हमारी इन्वायरमेंट को इतना बिगाड़ दिया है कि उसकी जो हाइजीन है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम होती चली जा रही है, और इसके कारण इन्वायरमेंट पे वायरस, बैक्टीरिया, फंगल इन्फेक्शन, फंगस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं और हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें हमारे पर्यावरण को बचाना होगा, हमें हमारे पर्यावरण की फिक्र करनी होगी। देखिए आप लोगों ने कभी फील किया हो कि हम अगर किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं, अगर आप किसी घने पेड़ के नीचे बैठे हो, अगर कितनी भी कड़कती धूप में अगर किसी पेड़ के नीचे बैठती हो, तो वहाँ पर बहुत ठंडक महसूस होती है, और ऑक्सीजन लेवल भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और एक प्योर ऑक्सीजन वहाँ से निकलती है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट को वैसे ही ग्लोबल वार्मिंग की आग में झुलस दिया है हम लोगों ने, बहुत तेज़ी से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो उससे बचाने के लिए कृपया मेरी गुजारिश है सभी को कि हर परिवार जो भी मेरी वीडियो देख रहा है वो साल में एक पेड़ ज़रूर लगाए, ताकि हमारा इन्वायरमेंट वापस से क्या हो सके, ठीक हो सके। और ये जो साइकिल चलते हैं, वाटर साइकिल, या हमारा जो सीज़न आते हैं, ठंड, गर्मी, बारिश, तो ये प्रॉपर टाइम टू टाइम चल सके, उसके लिए हमें हमारे इन्वायरमेंट पे ध्यान देना होगा और उसको बचाना होगा। और ये हम कर सकते हैं क्योंकि हमने ही इनको उजाड़ा है। ओके, थैंक यू। और सभी को, आप लोगों को आज 5 जून है, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस है, यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे है, तो आप सभी को उसकी बधाई। थैंक यू।